थैंक यू रंजना। अगले सेशन की शुरुआत करते हैं और प्रयागराज में मौजूद है। प्रयागराज में अगर हम रहते हैं तो संगम की बात होती है, संगम की बात होती है तो कुंभ को कैसे भूला जा सकता है। और 2025 कुंभ को दिव्य और भव्य अलौकिक बनाने की कोशिश को लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। और इसीलिए हमारे साथ मंच पर मौजूद इलाहाबाद लोकसभा सीट से हमारे साथ है लोकसभा सदस्य सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। पहले जोरदार तालियों से स्वागत उनका किया जाए, फिर इसके बाद कुंभ पर विस्तार से बात की जाती है। सांसद जी, सबसे पहले सवाल आपसे यह है कि एक शहर, हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, तीन तरफ नदियों से घिरा हुआ, करोड़ों लोगों की या कहे दर्शनार्थी भक्त विदेशों से लोग आते हैं, कैसे मेजबानी ये शहर करता है? याद से नहीं कर रहा है, ये आपने देखा शताब्दियों से मेज़बानी कर रहा है। हाँ, उसका एक स्ट्रक्चर बढ़ता चला जा रहा है। और आपने देखा कि पिछला जब हमारा कुंभ हुआ तो उसके बाद यूनेस्को ने हमारे इस कुंभ मेला को, जो कि कहते हैं कि मानव का सबसे बड़ा मेला, मानव जहाँ एकत्रित होते हैं, तो उन्होंने इसको इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानव का, ह्यूमैनिटी का, मानववाद का सबसे बड़ा एक उसको कल्चरल सांस्कृतिक उसको विरासत के रूप में स्वीकार किया था। तो स्पष्ट है कि बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन हर बार हम लोग इसमें सफल होते हैं। हर कुंभ में करीब करीब 10 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं। मुझे याद है 2012 का कुंभ हुआ था तो करीब करीब 15-20 करोड़ लोग आए थे, 15 करोड़ 12 करोड़ आए थे। अब की बार 24 आए और अगली बार हमारी आशा है और ऐसा संकेत है कि लगभग 40 करोड़ यहाँ पर तीर्थयात्री आएंगे। और उसको लेकर व्यवस्थाएं होती है, एक शब्द है कोऑर्डिनेशन तमाम विभागों में, तो कैसे वो इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू होती है। देखिए, मैं पर्यटन मंत्री रही हूँ और पिछला जो कुंभ हुआ था उसमें मेज़बानी में मेरे भी बड़ी शिरकत थी। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। 2 साल पहले से शुरू हुआ, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ही टुक इट टू डिफरेंट स्केल, उसको बहुत उन्होंने बड़ा कर दिया। अर्ध कुंभ बोलते थे पहले हम, उन्होंने कहा हमारे हिंदू संस्कृति में कुछ अर्ध नहीं होता, जो होता है संपूर्ण होता है, तो या तो कुंभ होगा या महाकुंभ होगा। तो हमने 2000 जो हमारा 18 का कुंभ हुआ उसको हम लोगों ने अर्ध कुंभ था, उसको कुंभ का नाम दिया। उसकी तैयारी तो करीब करीब हमने 14 महीने में करी, लेकिन जो करा उसका आपने नतीजा देखा कि उसकी इतनी प्रशंसा हुई पूरे विश्व में। और करीब करीब 24 करोड़ लोग आए और गए, और एक दिन में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, लेकिन एक भी हादसा नहीं हुआ, कोई चोटिल नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गार्बेज फ्री एरिया था पूरा, एक कागज़ का टुकड़ा आपको कहीं देखने को नहीं मिला। और जिस प्रकार का सैनिटेशन की व्यवस्था की गई, जिस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी की गई, कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करने की जो व्यवस्था की गई वो अभूतपूर्व थी। तो मैं ये कहूँगी योगी आदित्यनाथ जी इसको बहुत बड़े स्केल पे ले गए। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि पिछली बार जब हमारा कुंभ हुआ था तो उस कुंभ में हमने 3200 हेक्टेयर ज़मीन पर ये कुंभ आयोजित किया गया और करीब करीब 20 सेक्टर बनाए गए। लेकिन इस बार हम लोग उसको 4,000 हेक्टेयर पे ले जाएंगे और उसमें सेक्टर्स 25 बनाएंगे। और आप यूँ अंदाज़ा लगाओ, 12 सेक्टर तो सिर्फ वाहनों के जो है उसको रोकने के लिए बनाई जाएगी, पार्किंग एरिया बनाया जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड। एक बात। दूसरी बात, 7 घाट हैं हमारे, उन सब घाटों का एक्सपेंशन किया जाएगा और यहाँ तक कि ये प्रयास होगा कि कहीं भी कंजेशन ना होने पाए, तो उनका ब्यूटिफिकेशन होगा, उसको बढ़ाया जाएगा। इनके अलावा जो पिछली बार हमने टॉयलेट्स बनाई थी, जो शौचालय बनाए थे, उनकी संख्या 1,25,000 था, इस बार 1.5 लाख बनेंगे। उसी के कॉमेंसेट हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। अब ये बात आप देखिए कि पहले क्या होता था 2018 के पहले, कि जो मल निकलता था, ह्यूमन वेस्ट, वो कहीं ना कहीं नाइट सॉइल, वो सैंड के अंदर, बालू के अंदर दफन हो जाता था, लेकिन उसको बहुत अनहाइजीनिक माना गया। तो योगी जी ने पिछली बार ये जो व्यवस्था करी उसमें एक ज़रा भी, नॉट इवन 1 मिलीलीटर
जो नाइट सॉइल था वो ज़मीन में गया, सैंड में गया। उन्होंने उसके लिए सेप्टिक टैंक्स बनाए, छोटे, फिर बड़े टैंक्स बनाए, सारे इंटरकनेक्टेड थे। और जब बड़े टैंक्स फुल होते थे तो सक्शन मशीन आके उसको निकाल के ले जाते थे। जो टॉयलेट्स बनाए उनमें QR कोड लगाया, और कोई भी व्यक्ति इसको स्कैन करके अगर अपलोड कर देता था तो पता चल जाता था कि कहाँ का है। और उन्होंने बहुत सारे जो थे वो इंटीग्रेटेड टेक्निकल सेंटर्स बनाए थे जो कि तत्काल उसका व्यवस्था करते थे। इसके अलावा बहुत सारे तोड़न द्वार बनाए गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, और हमारी कल्चरल हेरिटेज को दिखाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर बड़े बड़े आयोजन बनाए गए। वहाँ पर हम लोगों ने पहली बार ऐसी एग्जीबिशंस लगाई और ऐसे एग्जीबिशन एरियाज बनाए जहाँ भारत की कल्चरल हेरिटेज दिखती थी। तो एवरी एस्पेक्ट वाज लुक्ड आफ्टर। खान पान की सुविधाएं वो भी शुद्ध, ये भी व्यवस्थाएं की गई। तो अगर आप पूछें तो मैं ये कहूँगी कि ट्रांसपोर्ट से लेकर, रेल से लेकर, और अभी तो मैंने आपसे सिर्फ मेला की क्षेत्र की व्यवस्था की बात की। इस बार हम एक इनोवेशन करने जा रहे हैं। एक तो हम डिजिटल म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। उस डिजिटल म्यूजियम में प्रयागराज का पूरा इतिहास, खासतौर से जितना कुंभ का से रिलेटेड इतिहास है वो रहेगा। इलाहाबाद की कल्चरल हेरिटेज, रिलीजियस हेरिटेज, इस सब का उसमें डिजिटल म्यूजियम रहेगा जो कि अरेल में बनेगा। इनके अलावा जो 7 घाट हैं हमारे, वहाँ पर जो है वो रिवर फ्रंट्स बनाए जा रहे हैं जो कि ग्रीनरी से रहेंगे। वहाँ पर रिक्रिएशन रहेगा, फूड कोर्ट्स रहेंगी, वाटर स्पॉट्स रहेंगे। तो एक ज़बरदस्त रिक्रिएशन सेंटर टू गिव अ न्यू फीलिंग, अ न्यू एक्सपीरियंस टू एवरी पिलग्रिम। तो एक नया अनुभव, अनूठा अनुभव भी इस बार देने का प्रायोजन है। तो ये तो मेरे बहुत लंबा हो जाएगा, आप बीच में कुछ और प्रश्न पूछिए तो मैं आगे नहीं, आप बढ़ूं। बताते रहिए, क्योंकि इसके जरिए जानकारी पूरे प्रदेश को, देश को जा रही है कि वाकई कुंभ मेला कैसे होता है। इस पर रिसर्च भी की जाती है, बातें विदेशों में होती है। यूनेस्को की तो बात आपने की विदेशी मेहमान खींचे चले आते अपने आप। कई चैनल्स के, विदेशी चैनल्स के यहाँ रिपोर्टर्स रहते हैं नहीं तो लगातार। आपको पिछली बार की याद होगी कुंभ में कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 डेलीगेशंस भेजी यहाँ जी। एक तो राजनायकों का डेलीगेशन आया था, एम्बेसडर्स एंड अदर डिग्निटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जिन्होंने यहाँ पर अपना फ्लैग लगाया था। आपको याद होगा रेल साइड में फ्लैग का पूरा बनाया गया। तो वो एक तरह से हम लोगों के लिए वो एक कह लीजिए एक पिक्चर पॉइंट बन गया था कि फोटो आप ले सकते हैं। उसको कहते क्या, जो बच्चे खींचते हैं आजकल, मतलब सेल्फी पॉइंट सेल्फी पॉइंट बन गया था। इसके अलावा जो हमारे उन दिनों NRIs का जो हमारे हैं, उन लोगों का भी यहाँ पर सम्मेलन वाराणसी में हुआ था। तो बस लोड्स ऑफ NRIs केम टू प्रयागराज एंड आई वाज होस्टिंग देम बिकॉज मैं मंत्री थी पर्यटन की। तो हजारों की संख्या में आए और वो यहाँ की अनुभूतियाँ लेकर अपने अपने देश वापस गए। तो जो उनका एक्सपीरियंस था, जब वो बयान करते गए जाके, तो इसमें एक नया परसेप्शन अबाउट कुंभ। ऐसा समझा जाता मेला है, गंदे लोग हैं, नहा लेते होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, पिछली बार मैं तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ है और यहीं पर मैंने काम किया, मेरी जिंदगी यहीं निकल गई। मैं मेयर भी रह चुकी, मैं यहाँ से समाज सेवा में बहुत सारे पदों पे रह चुकी, पर मैंने और बड़े कुंभ देखे, क्योंकि मेरी माँ प्रयागराज के क्षेत्र में कुंभ कुंभ में भूली भटकी महिला बच्चों का शिविर लगाती हैं सन 1952-54 से, और लगातार लगाती नहीं अपनी मृत्यु तक 2001 में। तो मैंने बहुत कुंभ देखे, लेकिन इतना स्वच्छ जल जो इस बार कुंभ में था डॉक्टर साहब, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले कम से कम 20-25 साल में तो नहीं देखा। आप हाथ में लीजिए तो साफ जल दिखता था, मतलब मैंने तो आचमन करना छोड़ दिया था, लेकिन पिछली बार बिना संकोच, नहीं संकोच हम लोगों ने आचमन किया। तो इतना अंतर ये इसलिए हुआ कि अभी से देखिए, आगरा से लेके डाउनस्ट्रीम जितनी भी सिटीज हैं सब पे कंट्रोल कर दिया गया है कि किसी तरह का उसमें इनफ्लो जो है, जो आपके स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स का ना हो, सीवेज का ना हो, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट का ना हो, ये सारा रोका जा रहा है। और इस बार भी हम लोग बहुत स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक ऐसी अनुभूति है ना, मैं हर एक को कहती हूँ, मैं भी बहुत मॉडर्न हूँ, बड़े मॉडर्न लोग मुझको मिलते हैं, मैं कहती हूँ जिसने कुंभ का मेला नहीं देखा उसने जीवन में वही खोया जब आप कनाडा जाओ या अमेरिका जाओ नियाग्रा फॉल ना देखो, वो मिस करते हैं आप। इट्स अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड
जो कि कैसे इतने लोग आते हैं, सुगमता से आके चले जाते हैं। और इस बार तो अनुभूतियां बहुत विभिन्न भिन्न होंगी। मैं समझती हूँ, आप देखिए ना, अब आप इनको ले लीजिए, आप अपने रेलवेज को 2000 करोड़ रुपया रेलवे खर्च करने जा रहा है। और इलाहाबाद का स्टेशन, हमारे जो रेलवे स्टेशन है, वो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, 1000 करोड़। फिर उसके बाद सुबेदारगंज का रेलवे स्टेशन, श्योकी का है, नैनी का है, सबका अपग्रेडेशन हो रहा है, सबकी फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं। फुटफॉल को कैसे काम चल रहा है। रेलवे, आप एयरपोर्ट्स को ले लीजिए, तो जो प्रयागराज का एयरपोर्ट है उसमें अभी से करीब 1.5-200 करोड़ रुपए लगाकर उसकी कैपेसिटी, हैंगर कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, एप्रन बोलते हैं। तो अभी तक सिर्फ 4 जहाज़ों को पार्क करने की फैसिलिटी है, अब 15 जहाज, 8 छोटे 7 बड़े जहाज़ों को पार्क करने का होगा। और आपको पता है फुटफॉल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एवरी डे हमारा ये एयरपोर्ट प्रयागराज का 3000 यात्रियों का आवागमन को हैंडल करेगा पर डे। तो प्रेपरेशंस आर ऑन, एंड मोदी जी एंड योगी जी हमेशा इन बातों पे बहुत सतर्क होते हैं कि देखिए, हमारी संस्कृति के जो मूल आधार हैं, जो हमारी श्रद्धा से जुड़ते हैं, उन जगहों पर श्रद्धालुओं को एक अनूठा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। इसीलिए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। इसीलिए तो आप देखिए, अयोध्या का मंदिर वर्ल्ड क्लास टेम्पल बन रहा है, और वहाँ की फैसिलिटीज अभी से 5 स्टार होटल्स आना शुरू हो गए। इकोनॉमी बदल जाती है जगह की। प्रयागराज में 500 से ज़्यादा जो हमारे पार्क्स हैं उनको अपग्रेडेशन हो रहा है। लाइटिंग का तो पूछिए मत, ब्रॉडनिंग की बात मत करिए, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, आरयूबीज अनगिनत। पिछली बार 18 बने थे आरयूबी। इस बार उतने तो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, NHAI, PWD, हमारा विकास प्राधिकरण, हमारा नगर निगम, दे आर ऑल एट वर्क 24 आवर्स। So you must understand that under the eye of Yogi Adityanath ji and the supervision of my Prime Minister, it is going to be a memorable experience. और सबको आना चाहिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको कह रही हूँ, आप सुगमता से आएंगे, सुगमता से जाएंगे, जरूर आना चाहिए। मैंने प्रयागराज का अगर कुंभ नहीं देखा, और खासतौर से ये महाकुंभ नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा। एक सवाल आपसे है, क्राउड मैनेजमेंट, वही जिस पे बात हो रही है, फुटबॉलिंग की आप बात कर रही हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप पर्यटन मंत्री थी तो आपने क्या पाया, क्या क्या कमियां दुरुस्त की, जरा उसकी भी चर्चा की जाए। नहीं, पिछली बार तो कोई कमी नहीं थी, बिकॉज यू सी क्या होता है, आपको कैचमेंट एरियाज बनाने पड़ते हैं, और वो कैचमेंट एरियाज आपके हिसाब से बनते हैं कि किस दिन कितना क्राउड आएगा। वो एक्सपीरियंस है जो जिन अधिकारियों को इस बार बनाया जा रहा है, वो 3 कुंभ अर्धकुंभ करा चुके हैं, अर्धकुंभ विकुंभ, तो वो एक्सपीरियंस्ड है। और बहुत ज़्यादा देखिए, सबसे बड़ी बात है जो योगी जी ने शुरू किया, उन्होंने एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड सेंटर ICCC बनाया। उसमें 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का पूरा एक सेकंड का, उसमें आप देखते हो कितने सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, कितने लोग सर्विस में, 150-200 लोग, हर सेक्टर पे निगाह रखी जाती है। किस सड़क से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, रायबरेली से आ रहे हैं कि चित्रकूट से आ रहे हैं कि रीवा से आ रहे हैं कि मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं, एवरीवेयर, वाराणसी से आ रहे हैं, भदोही के रूट से आ रहे हैं, एवरी रूट को आई किया जाता है। कहाँ पर किसको कैचमेंट में रोकना है, वहाँ उसको फिर रोका जाता है, फिर उनको धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो वो तय कर लेते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पानी का लेवल देख के हम कितने लोगों को स्नान करा सकते हैं, उतना कैचमेंट छूटता है, उतना निकलता है, फिर आता है। वो मैनेजमेंट इज वेरी साइंटिफिक, एंड विद दिस ICCC वो बहुत ही, मैं सोचती हूँ, फुल प्रूफ हो जाता है। महत्व बताइए दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले की, जिसकी हमें लगता है सारे विश्व की नजर महत्व तो होती है। हमारी जो आस्था है वो तो ये कहती है कि जो अमृत की बूंद जब दानवों के साथ, हमारे सुरों के साथ संघर्ष हुआ, सुर का, तो उस समय जो 4 जगहों पर नेक्टर, अमृत गिरा, वो 4 हमारे, आप जानते हैं, तीर्थ स्थल बन गए। हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया। पर प्रयागराज का सर्वाधिक महत्व इसलिए है, ये त्रिवेणी है, इसका सर्वाधिक महत्व है। तो कहते हैं कि उसमें डुबकी लेने से अपने पापों से छुटकारा मिलता है, उसमें डुबकी लेने से हमें मोक्ष मिलता है। मैं कहती हूँ कुछ मिला नहीं मिला, आत्मविश्वास तो मिलता है। तो हमारी श्रद्धाएं हमको ताकत देती हैं।
भारत की सांस्कृतिक जो इतिहास है, जो जो परंपरा है, इसमें सबसे बड़ी बात है दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर आप में आस्था है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और ये इस आस्था ने ही भारत को जोड़ के रखा है। एक बात है कि कुछ तो ये भी कहते हैं कि भाई जो जो हमारे नक्षत्रों का, आप जानते हैं नक्षत्र विज्ञान में भारत से आगे कोई नहीं था। एक कहावत ये भी है कि जो नक्षत्र ज्ञान है उसके आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था कि हर 12 साल पर जो है वो सूर्य में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसका ब्रह्मांड पर असर होता है, इसलिए भी इस मेले को आयोजित किया जाता है। तो देयर आर वेरियस स्टोरीज बट ऑल रिलेट टू रिलीजन एंड फेथ एंड साइंस ऑल्सो। तो मैं यही कहूँगी कि ये कुंभ हमारा ऐतिहासिक होने वाला है, और इसलिए और होने वाला है क्योंकि मोदी और योगी करा रहे हैं, इसलिए होने वाला है। जिन लोगों को आस्था में विश्वास है, और मेरे प्रयागराज की इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है। आप खुद सोचें, 24 करोड़ लोग आएंगे जाएंगे, तो यहाँ होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हमारे जो जो हमारे छोटे छोटे खोंचे वाले हैं, पूल वाले हैं, नौका वाले हैं, हर एक को तो रोज़गार मिलेगा ना। बल्कि हम लोग तो मालूम है क्या हो रहा है, इस समय 2-3 तो बड़े होटल्स भी नए बन रहे हैं, बट साथ ही साथ हम लोग जो प्रमोट करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं वो जो हाउसेज में, घरों में जो आते हैं, होम टूरिज्म। तो होम स्टे तो नहीं, होम टूरिज्म, ये आए और गए, तो उसमें भी रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कौन कौन लोग ऑफर कर रहे हैं। सारे मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ऑल आई कैन से नो, बिकॉज हम तो हर साल देखते हैं, तो आई बिकम वेरी इमोशनल अबाउट द कुंभ। बट बाल्यकाल से लेके आज तक जो मैंने देखा है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्केल, उसकी ब्यूटी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी निरंतर बढ़ती जा रही है। आपने जिक्र किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर निर्माण हो ही रहा है, 24 के लिए तैयार हो रहा है। कुंभ की बात आपने की, माँ विंध्यवासिनी की कॉरिडोर को भी सजाया जा रहा है। एक कहा जाए धार्मिक पर्यटन अच्छा लगता है जब सनातन से जुड़े हुए लोग जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि अब बहुत कुछ बदला है, धीरे धीरे बदला भी जा रहा है। और जाहिर तौर पर जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो आराम से आर्थिक स्थिति उस जिले की मजबूत होगी, आसपास के जिले की मजबूत होगी। तो इसको किस तरीके से आप देखती हैं, आने वाले दिनों में और क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, जैसे जैसे स्किल बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे सर्विसेज भी बहुत चेंज होंगी, बदलेंगी। एक समय था जब सिर्फ लैंडफोन्स थे, लैंडलाइंस थी, फिर समय आया कि हम लोगों को जगह जगह पर बूथ्स मिलने लग गए। अब समय आ गया कि किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं, फ़ोन पर चला धूल पकड़ता रहता है, सब मोबाइल ही पे काम चलता है। तो थिंग्स कीप चेंजिंग। तो मैं ये समझती हूँ कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ अपनी जो हमारी इसकी तैयारियां हैं उसको भी बदलते रहना पड़ेगा। और फिर भी मैं फिर ये कहूँगी कि प्रयागराज का, देखिए, टूरिज़्म, आपने बात की रिलीजियस टूरिज़्म की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा इंटरनेशनल टूरिज़्म होता है, एक हमारा नेशनल टूरिज़्म होता है। जो हमारा कंट्री का टूरिज़्म है उसमें सबसे ज़्यादा टूरिज़्म यूपी का होता है, और उसमें टूरिज़्म में हमारा 70 to 80% टूरिज़्म जो है वो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म है। ठीक है, आध्यात्मिक भी कह लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए तीनों हैं, हमारे पास कृष्ण भूमि भी है, राम भूमि भी है, और एक तरह से देखिए तो बुद्ध की भूमि भी है। तो देयर इज़ अ बुद्धिस्ट सर्किट ऑल्सो। शिव का तो है ही है, भोलेनाथ की नगरी। तो ये सारे जो गॉड्स हैं, चाहे वो शैवाइट हों, चाहे वैष्णवाइट हों, और या वो बुद्धिस्ट हों, उनका सर्किट यहाँ है। सूफी संतों का बहुत बड़ा सर्किट यहाँ पर है। यहाँ पर आपके जैनियों का बहुत बड़ा केंद्र है। तो कोई भी रिलीजन ले लीजिए, दे कम टू यूपी फॉर टूरिज्म। तो हमारा 73%, बट नाउ जब हम उनको अच्छे एक्सपीरियंसेस देंगे तो उनके जो बच्चे हैं, जो आजकल मॉडर्निटी में सीखते हैं, जो चाहते हैं कि हमको हर तरह की फैसिलिटी मिले, तो जो सिर्फ ओल्ड पीपल पिलग्रिमेज पे नहीं आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे। आप देखिए जैसे उत्तराखंड में 4 धाम को कितना विकसित किया जा रहा है और कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो हमको सिर्फ इसको धर्म से नहीं जोड़ना है, धर्म तो है ही है, अध्यात्म है ही, वो हमारी रीढ़ है, परंतु उन लोगों को फैसिलिटीज़ देना कर्तव्य है। चित्रकूट को देखिए कितना डेवलप किया जा रहा है, ये रामगमन पथ को कितना डेवलप किया जा रहा है। तो जितना हमारा रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा उतना ही हमारा लोगों का
आना पड़ेगा। जो आएगा यहाँ वो कुछ और भी देखेगा, तो फिर नॉर्मल जनरल टूरिज्म भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आई फील कि जो जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की है, वो वास्तव में जेन्युइनली फॉर द गुड ऑफ द स्टेट है। हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म और साथ ही साथ हमारा सामान्य पिलग्रिमेज, जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि हम लोगों का मेडिकल टूरिज्म पे बड़ा ध्यान जा रहा है, और उसको हमारी स्टेट और हमारी कंट्री बहुत प्रमोट कर रही है। और इसी तरह से हमारा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, इसी तरह से हमारा विलेज टूरिज्म है। तो हर एक को मैं समझती हूँ अगला 10 साल टूरिज्म की दृष्टि से, क्योंकि जो अभी नया जनरेशन आई है ना, ये जनरेशन पैसा बचाने के फेर में नहीं होती है, ये एक्सपीरियंसेस के फेर में है। दे वांट टू लिव लाइफ टू द हिल्ट, वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए अब टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे आपने देखा है हॉस्पिटल सेक्टर में रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स का कितना ज़्यादा बढ़ गया। ईटिंग आउटसाइड हैज़ बिकम अ फैशन। मतलब एक खोंचे वाले से लेके एक 5 स्टार तक भीड़ ही भीड़ मिलती है, क्यू लगती है टेबल्स के लिए, और यहाँ पर फुल्की के लिए भी क्यू लगती है। तो हमारा ये जो एक नई जनरेशन आ रही है, ये जनरेशन विल चेंज द what would is the outlook of the nation towards tourism, and I'm very hopeful कि आने वाले समय में 10-20 साल में इंडिया का टूरिज्म, खासतौर से यूपी का टूरिज्म विल टेक द हिल्ट। धन्यवाद हमारे साथ मंच शेयर करने के लिए, हमारे सम्मेलन में आने के लिए और विस्तार से कुंभ की बात करने के लिए और धार्मिक महत्व जिस तरीके से इस कुंभ की है उसकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मंच शेयर करने के लिए। थैंक यू। और मैं रंजना से कहना चाहूँगा वो पोडियम पे आए। बिल्कुल।